हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है धमाका स्टडी के चैनल पर। मैंने पिछले वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे, ठीक ना। किसके एमसीक्यू क्वेश्चन? संसाधन एवं विकास के। आज मैं आपको कराने वाला हूँ संसाधन एवं विकास के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक ना, जो एग्ज़ाम में आना तय है, ठीक ना। तो मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, सतत पोषणीयता क्या है, ठीक ना। सतत पोषणीयता विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय का मतलब क्या होता है? आप लोग 10वीं क्लास में जरूर पढ़े होंगे। सतत पोषणीय का मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान के विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रहे। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, ठीक ना। जो हम कार्य कर रहे हैं विकास का, वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। जैसे कि हम पेड़ काट रहे थे, इतना पेड़ नहीं काट देना है कि जो हमारी अगली पीढ़ी हो सकती है उनको पेड़ देखने के लिए ही ना मिले। ये इसमें यही कहा जा रहा है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, ताकि वर्तमान में यह बचा रहे और भावी पीढ़ी को यह संसाधन देखने को मिले, ठीक ना। तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या है? सतत पोषणीयता विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान के विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रहे, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, ठीक ना। मैं आपको पहले बता दूं कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, ठीक ना। नवीकरणीय संसाधन का मैं पहले उदाहरण दे देता हूं जिससे आप लोग समझ जाए, ठीक ना। जैसे कि हो गया सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ठीक ना। ये सब नवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जाता है, ठीक ना। यहाँ क्या बता रहा है? इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जाता है। मतलब सूर्य का जब सोलर पैनल होता है, जब सूर्य की रोशनी पड़ता है तो उससे हम एनर्जी अपनी ओर लेते हैं और बैटरी में चार्ज करते हैं। मतलब जो सूर्य है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, सूर्य की ऊर्जा। तो वही बोल रहा है कि इस संसाधन का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, मतलब एकदम बार बार कर सकते हैं, या कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे पवन ऊर्जा है, पवन चक्की से भी इसका उपयोग होता है। पवन चक्की से हम बिजली का निर्माण करते हैं, ठीक ना। वायु से हम बिजली का निर्माण करते हैं, जल से हम बिजली का निर्माण करते हैं। मतलब अधिकतर हम बिजली का ही निर्माण करते हैं, ठीक ना। दूसरा, इस संसाधन में पुनर्निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जाता है। तीसरा, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक ना, ये सब है, ठीक ना। और नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन में जो संसाधन का उपयोग कर लेते हैं ना, वो संसाधन दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि लोहा का एक बार उपयोग कर लेंगे तो उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद हम उस जंग लगे लोहा को फिर से हम लोहा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि हो गया कागज़ को हम उपयोग कर लिए, उसका फिर से कागज़ नहीं बनता है, ठीक ना। वो गल सड़ जाएगा तो फिर कागज़ कहाँ से बनेगा, ठीक ना। उसके बाद हो गया आपका, और मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे में प्लास्टिक का एक बार उपयोग होने पे इसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह नवीकरणीय संसाधन में नहीं आता है, ठीक ना। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आपका अंतर स्पष्ट नीचे दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, ठीक ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जैव संसाधन क्या है? जैव का मतलब क्या होता है? जीवित संसाधन। जैसे कि हो गया पेड़ पौधे, वनस्पति, ठीक ना, जीव जंतु, ये सब क्या है? जैव संसाधन है, ठीक। जैव मतलब जीवित, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पशु, मनुष्य, मत्स्य, वनस्पति, ये सब जीवित है, ठीक ना। और अजैव का मतलब क्या होता है? जो जीवित नहीं है। जैसे कि हो गया लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, ईंटा हो गया, बाल्टी हो गया। अजैव मतलब जो निर्जीव वस्तु है, ठीक ना। तो ये 21 प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हो गया 22वां प्रश्न, नवीकरणीय योग संसाधन किसे कहा जाता है? नवीकरणीय योग संसाधन किसे कहा जाता है? तो इसको तो यहाँ लिखा हुआ है,
आगे बताता हूँ मैं आपको, माफ़ करिएगा। ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, मतलब जिस वस्तु को हम भौतिक से, रसायन से या यांत्रिक प्रक्रियाओं से पुनः प्राप्त कर ले उसे हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक ना। 23वां प्रश्न, संसाधन के अंधाधुंध शोषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि अब जो संसाधन है उसका काफ़ी खपत से आगे पीढ़ी में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि हम बता सकते हैं पेड़ के अधिक कटने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ठीक ना। और प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, ठीक ना, गंदगी, ये सब से ओजोन परत में छिद्र होती है। ठीक ना। पेड़ कटने से छिद्र होती है, इससे पानी नहीं होती है। ठीक ना। पानी का जल स्तर कम होता जा रहा है। तो यहाँ अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या लिखा है सही तरीक़ा से। मैंने आपको केवल समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक ना। संसाधन के अंदर शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई है। ठीक ना। वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा हो गई, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत में अवक्षय का मतलब होता है छिद्र होना, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण मतलब जो ज़मीन होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है ना, जो उपजाऊ होता है वो हवा के द्वारा उड़ा लिया जाता है। ठीक ना। तो ये सब यहाँ पे होता है। ठीक ना। क्या? संसाधन के अंदर उपयोग के कारण। ठीक ना। अब 24वां प्रश्न, काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है? काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो मैं बता दूं आपको, काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम तो आप लोग पता होगा, मैग्नीशियम पता होगा, आप लोग रसायन विज्ञान में जानते ही होंगे कि कैल्शियम किसे कहते हैं, मैग्नीशियम किसे कहते हैं। ठीक ना। तो ये आपको क्या क्या पाया जाता है काली मृदा में? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना ऐसे पोषक तत्व। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मैंने आपको यहाँ बता चुका है। मृदा अपरदन, देखिए भूमि निम्नीकरण को मृदा अपरदन भी कहा जाता है। ठीक ना। भूमि निम्नीकरण को मृदा अपरदन भी कहा जाता है। ठीक, चलिए हम पढ़ते हैं। मृदा अपरदन किसे कहा जाता है? मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया की मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जैसे कि हम खेती करते हैं तो मिट्टी जो काटते हैं, हम खेत में काटते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं उसको, एक गांव की भाषा में क्या कहते हैं हम उसको, जो करते हैं खेती तो कोना कोना में जो मिट्टी काटते हैं उसको क्या कहते हैं हम? लिंक में डिस्क्रिप्शन कमेंट में बताइए। इससे हम कहते हैं कोड़ी पारना। ठीक ना। गांव भाषा में इसको कहते हैं कोड़ी पारना। हर जोतते हैं, वैसे कि हम एक खेत में गाय को खुर दिया, उसके जो खुर होता है, जो गाय का खुर होता है, वह जो ज़मीन का ऊपरी परत है ना, उस खुर से जो ऊपरी परत है उसका जो उपजाऊ मिट्टी है वो धूल कण में उड़ जाता है। ठीक ना। प्राकृतिक कारणों के कारण मानव निर्मित कारणों से मिट्टी की ऊपरी सतह का बहाव जाता है, जिसे मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक ना। इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में सहायता मिले। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर सटीक है। ठीक ना। तो आइए अब दीर्घ क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि लंबा वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वामित्व मतलब क्या होता है? मेरा खुद का, मेरा बाप का। ठीक ना। उसको बोलते हैं हम स्वामित्व। ठीक ना। स्वामित्व के आधार पर। ठीक, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भाग में। पहला कौन है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, ठीक ना, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, तो मैं एक एक करके आप लोग को समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक ना।
मैं कलर चेंज कर दूं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जो व्यक्ति या निजी संपत्ति होती है, जैसे मकान, बाग, कुआं, भूमि, यह सब किसी दूसरे का तो नहीं होता है। मकान तो खुद का बनाया होता है, ये नहीं कि इसमें पड़ोसी राज कर ले। तो जो अपना स्वामित्व के लिए, मतलब अपना खुद के लिए हो, ठीक ना, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक ना। दूसरा हो गया सामुदायिक स्वामित्व का संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय या सभी लोगों को करने दिया जाता है, जैसे कि हो गया तालाब, ठीक ना, शमशान घाट, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, ठीक ना, और अधिक चीज़। तो ये सामुदायिक स्वामित्व है, जिसमें सभी समुदाय के लोग उसमें कार्य कर सकते हैं। शमशान घाट में ऐसा थोड़ी ना होता है कि अकेले ही वह व्यक्ति शमशान जलाएगा। तालाब में ऐसा थोड़ी ना होता है कि अकेले व्यक्ति वहाँ से मछली पकड़ सकता है या फिर मछली ले सकता है या अकेले तैर सकता है। यह पूरा समुदाय के लिए होता है, पूरे समूह के लिए होता है, समाज के लिए होता है, ठीक ना। ठीक, अब हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय संसाधन, जो राष्ट्र के अधीन आता है, मतलब देश के अधीन आता है, ठीक ना। तो राष्ट्र के अधीन क्या क्या आता है? खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव संसाधन, ठीक ना। तो ये खनिज पदार्थ क्या होता है? जैसे कि कहीं से कोयला निकल रहा है, ठीक ना, तो राष्ट्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना। कहीं से सोना निकला आता है, पेट्रोल निकला आता है, तो राष्ट्र के अंतर्गत आता है। कि कहीं से पेड़ काट के कहीं औद्योगिक का निर्माण किया जा रहा है, तो उसको राष्ट्र के अंतर्गत आता है। ऐसे संसाधन जो देश की संपत्ति है, अर्थात सरकार के अधीन है, जैसे कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य और जीव संसाधन, ठीक ना, यह सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है मैं बता दूं आपको। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है, जैसे तट रेखा। तट रेखा मतलब क्या होता है? कोई भी देश का समुद्री सीमा, ठीक ना, समुद्री सीमा से 200 समुद्री मील की दूरी से बाहर खुले महासागरीय क्षेत्र। मतलब मान लो मेरा भारत का समुद्री तट कौन कौन सा है? केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक ना, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यह सब समुद्र के किनारे है। और उसके 200 मील दूर के बाद, ठीक ना, हमारा देश का समुद्री सीमा खत्म हो जाता है, फिर वह अगले देश के समुद्री सीमा में प्रवेश करता है, ठीक ना। तो वही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ठीक, जैसे कि महाराष्ट्र के 200 मील के अंदर ही हम कुछ कर सकते हैं। महाराष्ट्र के 200 मील समुद्री मील दूर बाद अगर वहाँ पेट्रोल मिला है या पेट्रोलियम मिला है, तो उसे हम खोद नहीं सकते हैं, उसे अन्य देश खोद सकते हैं। जिस देश के अंतर्गत आता है, हम उस देश के अंतर्गत उसे मान लेते हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिए। अब आगे देखिए, मैंने आपको पहले ऊपर पढ़ाया है कि संसाधन के अंधाधुंध उपयोग के कारण किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पीछे में छोटा सा आंसर था, यहाँ पे एकदम दीर्घ में दिया गया आंसर, एकदम सटीक दिया गया आंसर, ठीक ना। तो समझते हैं इसको। आज विश्व के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, अधिक से अधिक समुदाय वस्तु का पाना चाहते हैं, ठीक ना, जिससे कि वह अपना घर बसा सकें। ठीक, जिससे संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, ठीक ना। यहाँ क्या कह रहा है कि इस विश्व भाग दौड़ में व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधन को उपयोग करना चाहता है। आप लोग कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि घर भरने के लिए संसाधन है, लेकिन मन की पेटी भरने के लिए संसाधन पर्याप्त पृथ्वी पर नहीं है, ठीक ना। तो उनकी बातों को गौर करिए, उन्होंने क्या कहा है, किस तर्क से कहा है, ठीक ना। तो आगे पढ़ते हैं। संसाधन के अंधाधुंध उपयोग के कारण निम्नलिखित मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पहला, कुछ व्यक्ति के लालच के कारण संसाधन का दोहन हो रहा है, ठीक ना, संसाधन का दोहन हो रहा है। दूसरा,
संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं जिसके कारण समाज अमीरी गरीबी दो भागों में बट गई। मतलब कोई ऐसा समुदाय है जो पूरा जंगल उजाड़ दे रहा है और एक ऐसा समुदाय है जो जिसे एक चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिल रहा। तो इससे यह पता चलता है कि लोग कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं, उनको संसाधन का उपयोग नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक ना। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति पर संकट पैदा हो गया। क्या ना, संकट पैदा हो गया, जैसे कि भूमंडलीय तापन और ओजोन परत में छिद्र, भूमि निम्नीकरण इत्यादि इत्यादि। ठीक ना। प्रदूषण, मेन कारण क्या है? प्रदूषण। जैसे कि मान लो एक फैक्ट्री लगा तो फैक्ट्री का जो पानी यूज होता है वो पानी कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा या फिर नदी में जाएगा। नदी में जाएगा तो उसे मछली खाएंगे, उस नदी के पानी को लोग पीते हैं जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं। खेत में जाएंगे तो वह खेत बंजर हो जाता है। ठीक ना, जिससे कि वहाँ कृषि नहीं होती है। तो इसके कई सारे कारण हैं। ठीक ना, केवल 4 कारण नहीं है और बहुत सारे कारण हैं। तो प्रदूषण मैं बता दूं आपका इसका परिभाषा। संसाधन के अत्यधिक उपयोग से पूरे विश्व में प्रदूषण मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। अत्यधिक उद्योग के कारण, वाहनों का प्रयोग इत्यादि के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। मतलब पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कि संसाधन के अंधाधुंध उपयोग के कारण किस किस समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भूमि निम्नीकरण की क्या कारण है? मैं इसको बड़ा कर दूं जिससे कि आपको आसानी से दिख पाए। भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है? भूमि निम्नीकरण कैसे होता है? ठीक ना। तो प्राकृतिक, क्या बोल रहा है? प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से मृदा की उर्वरक शक्ति लगातार कमी होती जा रही है, जिसे भूमि क्षरण, भूमि निम्नीकरण भी कहा जाता है। ठीक ना। जैसे कि कोई खेत में कोई खेती कर रहा है, ठीक ना, और उसमें लगातार यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक खाद डालते जा रहा है, तो उस खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, मिट्टी चटक जाती है। चटकने का मतलब होता है मिट्टी में दरार पड़ जाती है। ठीक ना। जिससे कि खेत में 1000 लीटर पानी लिया जाता है तो खाद देने के बाद वह 4000 पानी लीटर ले लेता है। मतलब उससे पानी की भी खपत होती है। ठीक ना। अब इसके कारण देखते हैं कि कैसे कारण होता है। मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है, आगे देखते हैं। वनोन्मूलन। आधुनिक विश्व में वनों के प्रतिशत में कमी आ रही है। ठीक है ना। वनों के प्रतिशत में कमी आ रही है, लगातार पेड़ कटते जा रहा है। कृषि के कारण एवं शहरीकरण के कारण, मतलब कृषि के कारण और शहर बसता जा रहा है, उसके कारण वनों की मात्रा कम होती जा रही है। वन के नहीं होने से भूमि निम्नीकरण बढ़ता जा रही है। मतलब अगर कोई खेत के बगल में अगर पेड़ लगा दे तो उस पेड़ का जड़ जो खेत का मिट्टी है ना, वो खेत की मिट्टी को पकड़े हुए रखता है। ठीक ना। तो यही कहा जा रहा है वनोन्मूलन। अति पशुचरण, ठीक ना, मतलब पशुओं का चरना, अधिक चरना। ठीक ना। भूमि के अत्यधिक पशुचरण के कारण भूमि निम्नीकरण हो रही है। ठीक ना। खनन से क्या है? खनन, अत्यधिक खनन के कारण, जैसे कोयला खनन, बॉक्साइट इत्यादि खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। खनिज के खनन से मिट्टी की मात्रा कम होती जा रही है। मतलब कोई एरिया में कोयला निकला है, बॉक्साइट निकला है, तो उस एरिया को सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है और उसे उद्योग के लिए तैयार किया जाता है। उससे वहाँ से कच्चा माल निकाला जाता है, उससे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति खत्म होती है और मिट्टी की संख्या भी खत्म होती है। आजकल देख सकते हैं कि खेती की जो मात्रा है वह कम होती जा रही है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती जा रही है। सीधी बात है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है अधिक सिंचाई का क्या मतलब है? जैसे कि ऐसा है कि खेत में पानी आवश्यक है, लेकिन इतना पानी दे दिया जाता है कि खेत की ऊपरी मिट्टी बहा के कहीं दूर ले आई जाती है। ठीक ना। तो अधिक सिंचाई भी नहीं किया जाता है। ठीक ना। ऊपरी सतह
अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह जल से बहा दी जाती है। जैसे कि मैं बताया है कि पानी के कारण ऊपरी सतह मतलब जो उर्वरा शक्ति ऊपरी वाली होती है वह बहा के कहीं दूर ले जाती है, तो वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक ना। औद्योगिक जल निकास के बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक से जल बाहर निकलता है जिसका बहाव ठीक ना मिट्टी पर होता है और मिट्टी के साथ बह जाती है। यह मिट्टी प्रदूषित और जिससे भूमि निम्नीकरण हो जाता है। ठीक ना। उपयुक्त कारणों द्वारा मिट्टी की निम्नीकरण लगातार बढ़ती जा रही है। इन कारणों को कम करके हम भूमि के निम्नीकरण रोक सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे। ठीक ना। जो भूमि निम्नीकरण है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मृदा के संरक्षण के उपाय, जैसे अभी बोले भूमि निम्नीकरण का बचाव, अब नीचे भूमि निम्नीकरण का बचाव लिखा हुआ है, कैसे कर सकते हैं। ठीक ना। मृदा का संरक्षण का अर्थ क्या है? मिट्टी की ऊपरी सतह अर्थात मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए मृदा में संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसी तो मृदा संरक्षण कहा जाता है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला है वृक्षारोपण, मतलब वृक्ष को रोपना। पेड़ों की रक्षा, ठीक ना, पेड़ों की रक्षा करना। ठीक ना। चारागाहों की उचित मतलब खेती में जो खेत है उसमें अधिक पशुओं को चरने नहीं देना है। ठीक ना। पशु चरण नियंत्रण, मतलब पशुओं को चरने में नियंत्रण करना है। ठीक। उसके बाद रेतीली टीलों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाना। ठीक ना। रेतीली टीलों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाना ये भी एक मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है। ठीक ना। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती करना। अब कमेंट में बताइए कि ढालनुमा खेती किस राज्य में की जाती है। ठीक ना। जहाँ सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। उसका संबंध, उसका पहला अक्षर है उत्तर। ठीक ना। अब ये जानिए उत्तर प्रदेश होगा या उत्तराखंड होगा, ये आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। ठीक ना। सातवां खनन नियंत्रण, खनन में हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक ना। बंजर भूमि में उचित प्रबंध, मतलब बंजर भूमि को हम ऐसा उपयोग करना है कि वह काम में लाया जा सके। औद्योगिक जल में परीक्षण के पश्चात विसर्जित करना, मतलब जो औद्योगिक पानी है उसे हम फिर से फिल्टर कर सकते हैं और फिर से औद्योगिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सब सोचता है कि उतना मेहनत कौन करने जाए, इसलिए नया पानी सब ले लेता है। ठीक ना। उपयुक्त उपाय द्वारा हम मृदा संरक्षण को बचा सकते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति को हम बनाए रख सकते हैं। आज मृदा संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगर मृदा संरक्षण नहीं किया जाएगा तो आगे पीढ़ी खेती नहीं कर पाएगा, जिससे उन्हें अनाज नहीं मिल पाएगा और वह भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा 1965 में हुआ था, इसलिए 1965 में आपातकाल लगाया गया था। किसके द्वारा आपातकाल लगाया गया था? तो इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक ना। आगे हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। ठीक ना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और दूसरे को भी अच्छे नंबर लाने में मदद करें। ठीक ना। चलिए, थैंक यू।